हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए रसायन विज्ञान, यानी कि साइंस के अंतर्गत ये आता है रसायन विज्ञान। और इसमें हम लोग कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं, तो ये ऐसे तो हम लोग तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें अगर जो फिजिक्स इंक्लूड कर दिया जाए तो आज हम लोग 9वां पाठ पढ़ने वाले हैं। अगर जो आप लोग इसके पहले नहीं पढ़े होंगे तो 6 पाठ तक हम लोग फिजिक्स पढ़े हैं, उसके बाद 7 पाठ रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद 8 पाठ पढ़े हैं अम्ल क्षार एवं लवण, और 9 पाठ पढ़ रहे हैं धातु एवं अधातु रसायन विज्ञान का। तो रसायन विज्ञान का धातु एवं धातु में जो भी प्रॉब्लम होगा ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर जो कमेंट करेंगे तो हम आप उसका रिप्लाई करेंगे। अगर जो आप लोग इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर के डिस्क्रिप्शन खोलिए और वहाँ पर प्लेलिस्ट देखिएगा, आदर्श बैच, उसके बाद टारगेट बैच। आप जो देखना है तो ये आदर्श बैच से पढ़ाई हो रहा है, आदर्श बैच का प्लेलिस्ट खोलिएगा रसायन विज्ञान का, उसमें आपको जो भी छूटा होगा वो आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे करना होगा स्लाइड को। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु को कैसे बनाया जाता है, तो किस पर मतलब किस पर बनाया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है एनोड पर, दूसरा है कैथोड पर, तीसरा है अपघट्य पर, चौथा है इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनोड पर। दोस्तों जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ तब तक आप लोग यहाँ इसको आंसर को सही देने की कोशिश कीजिएगा कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग उसके बाद मिलाइएगा कि हाँ मेरा सही उत्तर हुआ कि गलत हुआ आपका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर। तो यहाँ पर 2 नंबर कहाँ गया, 2 नंबर नहीं टाइप हुआ है, यहाँ पर गलती से 3 नंबर लिखा गया है। चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं 3 नंबर। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है इसमें से। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो इसका पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, Mg से मैग्नीशियम को सूचित करते हैं, Ca से कैल्शियम को सूचित करते हैं, Na से सोडियम को सूचित करते हैं और K से पोटेशियम को सूचित करते हैं। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो पोटेशियम यानी कि K है। और दोस्तों एक बात को ध्यान आप लोग नहीं देते हैं, जैसे कि इसको देना चाहिए था। जैसे कि देखिए Mg मतलब क्या होता है, तो मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम हम लोग जानते हैं। उसके बाद Ca मतलब क्या होता है, तो कैल्शियम, कैल्शियम भी हम लोग जानते हैं। Na मतलब क्या होता है, तो सोडियम का, तो एस होना चाहिए ना, तो एस से सोडियम होना चाहिए। तो यहाँ पर अच्छा ये एसओ होना चाहिए सोडियम के लिए, तो यहाँ पर Na क्यों है। तो ये इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि Na जो होता है ना, ये लैटिन नाम है। तो सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, तो नाइट्रियम होता है, नाइट्रियम। तो नाइट्रियम से ही हम लोग निकालते हैं Na को। यहाँ पर लैटिन नाम पर ज़्यादा जोर दिया गया है इसीलिए। और पोटेशियम में भी वही काम हुआ है, पोटेशियम का लैटिन नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैलियम। तो के से इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसका क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, तो क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि के सही उत्तर हो जाएगा। के मतलब पोटेशियम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो किस रासायनिक यौगिक को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। इसका पहला ऑप्शन है विरंजक चूर्ण को, दूसरा है जिप्सम को, तीसरा है चूना पत्थर को, चौथा है कांचा चूना को। तो जिप्सम को गर्म करेंगे ना तो ये विरंजक चूर्ण आराम से प्राप्त हो जाएगा। तो विरंजक चूर्ण नहीं, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करना है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा जिप्सम को गर्म करेंगे तो। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित कर रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तांबा का नहीं, चांदी का नहीं, सोना का नहीं, जिंक का। जिंक का पतली परत चढ़ाई जाती है जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, जिंक का पतली परत चढ़ाई जाती है किसी को भी सुरक्षित रखने के लिए, लोहा हो या इस्पात हो। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो यह पहला ऑप्शन दिया गया है मैग्नीशियम, गलत हो गया। दूसरा सोडियम, गलत हो गया। तीसरा एल्यूमिनियम, तो ये सही हो गया। एल्यूमिनियम का मुख्य रूप से मतलब निकाला जाता है कहाँ से, तो बॉक्साइट में से ही निकाला जाता है। बॉक्साइट एक अयस्क है एल्यूमिनियम का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। पहला ऑप्शन है विद्युत धनात्मक, दूसरा है विद्युत ऋणात्मक, तीसरा है उदासीन, चौथा है कोई नहीं। तो धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट कैसा होता है, तो विद्युत का कुचालक होता है, तो विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट जो होता है ना, अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछता है कि अधातु होते हुए भी, जैसे कि अधातु होते हुए भी नहीं, धातु धातु जो होता है ना वो सभी ठोस होता है। जैसे सोना चांदी आप लोग मेटल देख रहे हैं सभी ठोस होता है, लेकिन धातु होते हुए भी कौन ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में रहता है, तो वो होता है पारा। पारा होता है या मरकरी, जिसको मरकरी भी बोला जाता है। और मरकरी और इसको और क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं इसको पारा, मरकरी, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं,
चलिए 2 ही नाम याद कर लीजिए, जिसको Hg बोलते हैं, हाँ इसका शॉर्टकट में नाम है Hg। जिस देखिए जो पारा का तो पी से होना चाहिए, लेकिन Hg मतलब क्यों है, तो ये हाइड्रागिरम इसका लैटिन नाम होता है, तो इसीलिए इसका Hg इसका सूत्र हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ग्रेफाइट होता है तो ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रॉक साल्ट है। तो निम्नलिखित में से रॉक साल्ट कौन सा है। इसका पहला ऑप्शन है NaCO3, दूसरा है NaCl, तीसरा है CaCl2, चौथा है CaF2। तो रॉक साल्ट निम्नलिखित में से कौन सा है, तो NaCl है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन उप धातु है। तो उप धातु किसे कहा जाता है, तो जिसकी संयोजकता 4 होता है ना, उसके उप धातु कहते हैं। तो चलिए पहला सबसे पहला देखते हैं Fe। तो Fe तो धातु है। Cu मतलब कॉपर, कॉपर भी धातु है। यहाँ पर निकेल, तो निकल क्या हो जाएगा, तो निकल भी यहाँ पर उप धातु में नहीं आएगा, निकल भी धातु है। और उसके बाद सुबिडियम, तो सुबिडियम क्या हो जाएगा, तो उप धातु हो जाएगा। तो उप धातु इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जैसे कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। पहला ऑप्शन है लोहा का, दूसरा है तांबा का, तीसरा है एल्यूमिनियम का, चौथा है टीन का। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो ये किसका है, तो लोहा का मिश्र धातु है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है, द्रव रूप में अधातु, तो यह होता है ब्रोमीन। अगर जो धातु पूछता तो पारा, यानी कि पारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो पारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हाइड्रागिरम, लैटिन नाम है। और इसका एक और नाम है तो याद नहीं आ रहा है। जैसे पारा का मैं इसके थोड़े थोड़े पहले बताया था कि पारा का 2-3 नाम बताया था, अभी याद नहीं आ रहा है पारा का। जैसे कि चलिए आगे आप लोग देखिए, वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, अगर पारा का दूसरा नाम जाना है ना है तो एक तो होता है हाइड्रागिरम। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर, याद नहीं आ रहा है। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। जो हम लोग सोल्डिंग करते हैं ना, जो पतला वायर होता है उसी को पिघला कर सोल्डिंग करते हैं, तो वही पूछा है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं सोल्डर। 14 नंबर क्वेश्चन है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो आप लोग इसको देखिए और बताइए किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन है लिथियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है कॉपर, चौथा है आयरन। तो ये तो लिथियम हो गया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। तीसरा नंबर पता है इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो तीसरा होता है, 3 होता है। और दोस्तों एक और पूछता है कि वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम धातु, लिथियम जो है ना धातु नहीं है। यहाँ पर धातु का और जब पूछेगा ना, धातु को पूछेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो Na सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम सही उत्तर हो जाएगा अगर धातु के बारे में पूछेगा तो। और अगर जो पूछेगा, जैसे कि पूछेगा नहीं, ये वाला क्वेश्चन पूछा नहीं है कभी, जैसे कि सोडियम को पानी में डालते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट हम लोग किए हैं कि पानी में डालते हैं ना तो बम की तरफ फटता है। तो ये पूछा नहीं है, ऐसे पूछ भी सकता है कि किसको पानी में डालेंगे तो ये वो फटता है, तो वो बम की तरफ फटता है, तो इसीलिए इसको किरोसिन तेल में रखा जाता है। और बाहर भी कभी रखेंगे ना, इसी तरह रखेंगे बिना किरोसिन तेल में, तो वैसे भी पर्यावरण से क्रिया करके फट जाएगा, तो इसीलिए उसको रखते हैं जल में, जल में नहीं किरोसिन तेल में। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो ऑक्सीजन से संयोग कौन सा पदार्थ नहीं करता है, तो पहला ऑप्शन है तांबा, तांबा नहीं करता है लेकिन थोड़ा थोड़ा करता है। गोल्ड, गोल्ड भी थोड़ा थोड़ा करता है लेकिन न के बराबर करता है, तो इसीलिए गोल्ड ही हम लोग गोल्ड को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि यह अभिक्रिया नहीं करता है किसी भी बाहरी पर्यावरण से, तो इसको गोल्ड सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो ये होता है 24 कैरेट का। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे किसी भी सोना को, जैसे कि 18 कैरेट का सोना होता है, 20 कैरेट का सोना होता है, तो अगर जो कैरेट दिया रहेगा तो आप लोग निकाल सकते हैं कि उसमें कितना परसेंट सोना है और कितना परसेंट मिलावटी है। तो जैसे देखिए 24 कैरेट मतलब होता है कि 100% सोना ही, उसमें कुछ भी नहीं मिला गया है। अगर जो 22 कैरेट का हो जाएगा ना, तो 22 कैरेट का मतलब है कि 2 कैरेट कम हो गया, 2 कैरेट कम हो गया, 2 कैरेट कुछ मिलाया गया है अशुद्ध ही। तो अगर जो निकालना होगा कि 18 कैरेट में कितना परसेंट मतलब सोना होता है, तो 18 ऊपर लिख देंगे 18 कैरेट में कितना परसेंट सोना होता है, और नीचे लिख देंगे 24 और गुने 100% लिख देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना किया जाता है, तो ये काटेंगे इसको 6 3 18, इसको काटेंगे 6 चौका 24, इसको काटेंगे 25 बार में, तो 25 3 75। तो 18 कैरेट सोना में परसेंटेज में उसको कितना लिखेंगे, तो 75% लिखेंगे। इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कंपटीशन के रेलवे ग्रुप टी में, या उसके बाद डिफेंस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। अगर अभी तो ऐसे आपके बोर्ड की परीक्षा में पहले पूछा था, 2-3 गो क्वेश्चन पूछा है, तो वो भी इसी में बता दिए। अगर टाइपिंग नहीं हुआ होगा तो अभी तो मैं देखा नहीं हूँ स्लाइड की टाइपिंग, कौन कौन सा क्वेश्चन हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। देखिए देखते हैं आगे टाइपिंग हुआ होगा तो ठीक है, टाइपिंग मास्टर टाइपिंग किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर भी मैं बता दिया हूँ।
जितने कैरेट का पूछेगा वो ऊपर रहेगा, और जितना 24 कैरेट नीचे रहेगा, 24 कैरेट जो मेन है वो नीचे रहेगा, 100% से गुना कर देंगे, आराम से बन जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लोहे की परमाणु संख्या होती है, तो लोहा की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो यह होती है, हम याद किए हैं, आप लोग भी याद कर लीजिएगा, 26 होती है। तो 26 होता है, तो 26 इसका ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, जैसे कि इसको तैयार करने वाला है। निम्नलिखित में कौन अधातु है? अधातु और धातु की पहचान कैसे देखा जाता है? तो उसका संयोजकता निकाल कर देखा जाता है। अगर संयोजकता 4 से कम आएगा ना, तो समझिए कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो वो अस्थिर हो जाएगा। तो अस्थिर हो जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन त्याग करके अस्थिर हो ना, तो उसे कहते हैं धातु। और जब 4 से अधिक संयोजकता आएगा, 4 से अधिक यानी 5, 6, 7, 8 आएगा, तो 7 तक आएगा, तो वो हो जाता है अधातु। अधातु क्यों होगा? क्योंकि वो जब 4 से अधिक होगा ना, तो 5, 6, 7 होगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा, मतलब कि स्थिरता प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो स्थिरता प्राप्त करता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको धातु कहते हैं। दोस्तों, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा ना, ये बात तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमको भी समझ में नहीं आता शुरू में, तो हम तो इस बात को तो हम 12th में समझे हैं अच्छी तरह से। तो आप लोग 10th क्लास पढ़ रहे हैं, तो इसमें समझ में नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको संयोजकता को डिटेल में पढ़ना है 12th क्लास में। 12th की केमिस्ट्री आप लोग लीजिएगा ना, साइंस से नाम लिखवाइएगा तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। अगर आर्ट से लिखवाइएगा तो फिर वहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो चलिए, इसमें क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? अधातु। तो Fe जो है ये क्या है? तो Fe जो होता है ये लोहा है, लोहा मतलब धातु। तो ये तो गलत हो गया, अधातु पूछा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अधातु पूछा है। आगे देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन के अगला है सी यानी कि कार्बन। तो कार्बन क्या होता है? उपधातु होता है, ये भी नहीं होगा। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम क्या होगा? तो एल्यूमिनियम धातु है। और औरम Au मतलब क्या होता है? औरम मतलब सोना। सोना का लैटिन नाम है Au को बोलते हैं, पूरा नाम है आयरम। तो दोस्तों, जब भी अगर ये देखिए तीनों अगर यहाँ पर धातु दिया है, और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन क्लिक करने के लिए नहीं है, अगर जो इनमें से कोई रहता है ना, इनमें से कोई नहीं, तो वो भी क्लिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कोई भी नहीं रहेगा ना, तो कार्बन को धातु के रूप में मान लिया जाता है। जैसे उपधातु जो ये दिया रहेगा उसको धातु के रूप में मान लेंगे और उसी पर क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर देखिए, अगर जो कोई नहीं मिलेगा तो अब, अगर जो मिल गया तो ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? बहुत मस्त क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, और कंपटीशन से में पूछता है। जैसे कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना, आप लोग इसको इसलिए याद कीजिएगा ना कि हम 10th पास करने के बाद इसी से हम कंपटीशन में पास कर जाएंगे और करेंगे भी। जैसे कि आप लोग पॉलिटेक्निक का एग्जाम निकालेंगे, डिप्लोमा का एग्जाम निकालेंगे, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, ITI, उसके बाद ITI में भी कोई भी ट्रेड निकाल सकते हैं। अभी मेरा ITI में अभी मतलब कि जो कॉलेज चूज़ किया था ना, वही कॉलेज मेरा मिल गया है। जैसे कि मेरा अच्छा मार्क्स था ITI में, और उसके बाद पॉलिटेक्निक का भी परीक्षा, दोनों का मुझे परीक्षा निकला है। अगर आपको भी मतलब पता करना होगा किस तरह से निकाला जाता है, तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर मैं लास्ट में दे दूँगा वीडियो के, आप लोग मोबाइल नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, आप लोग कॉल कीजिएगा, एक कॉल। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं संक्षारण। गलत हो गया, गैल्वेनीकरण। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? तो ये गैल्वेनीकरण कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो वह है, पहला ऑप्शन दिया गया है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है लोहा, चौथा है हीरा। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि तांबा का प्रमुख अयस्क क्या है इनमें से? तो इनमें से बताना है कि तांबा का प्रमुख अयस्क क्या है। तो पहला ऑप्शन है Cu2s, दूसरा है CuCl2, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि CuSO4, चौथा ऑप्शन दिया गया है कि CEO। तो तांबा का प्रमुख अयस्क कौन सा है इनमें से? तो तांबा का प्रमुख अयस्क है Cu2s। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो एक क्लिक कर दीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? धातु है? धातु तो नहीं है, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है। तो ये धातु नहीं है, उपधातु हो जाएगा। तो उपधातु ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कार्बन को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ आंसर में दिया गया है कि अधातु होता है। तो कार्बन जो होता है ना, ये उपधातु होता है, लेकिन इसको कहीं कहीं अधातु भी मान लिया जाता है। तो यहाँ पर जरूरत के हिसाब से अधातु भी मान लिया जाता है, लेकिन उपधातु दिया रहेगा ना, तो आप लोग उपधातु पर क्लिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? तो सिलिका विद्युत लेपन है कि शोधन है कि मिश्र धातु में परिवर्तन है कि निस्तापन है? तो सिलिका जो है ना, यह निस्तापन होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जर्मन सिल्वर है। तो दोस्तों, इसमें कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम भी कंफ्यूज हो गए थे शुरू में, जब नया नया पढ़ने गए थे जब केमिस्ट्री ना, तो उसमें जर्मन सिल्वर जब पढ़ा रहे थे सर, तो जैसे जर्मन सिल्वर में बता रहे थे कि कौन कौन सा इसमें मिक्स किया जाएगा,
तो हम लोग को लगता है कि सिल्वर के लिए Ag रहना चाहिए ना, जर्मन सिल्वर नाम है तो, लेकिन इसमें Ag नहीं रहेगा, कहीं भी Ag नहीं रहेगा। तो इसमें रहेगा Cu निकल, यानी Cu कॉपर, निकल और जिंक रहेगा। ये तीनों रहेगा, लेकिन Ag यानी कि चांदी नहीं रहेगा। इसी तरह से बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद जो इसमें Ag रहता है यानी कि सिल्वर रहता है, उसी को क्लिक कर देते हैं बहुत सारा स्टूडेंट। यहाँ पर तो Ag वाला ऑप्शन कोई भी नहीं है, यहाँ पर अगर जो प्लस में Ag दे दिया जाएगा ना, तो इसी को क्लिक कर देंगे बहुत सारे स्टूडेंट। चलिए थोड़ा कॉलम चेंज कर ले रहे हैं, बहुत देरी से इसी कॉलम से लिख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर हो गया, 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं हैं। तो क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं कैसी होती है? यह होती है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आन देती है, तो ये नहीं होगा। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, तो ये भी नहीं होगा। जल के साथ साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करती है, तो तीनों में से कोई नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन क्लिक कर देंगे, ऑप्शन डी में दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है। तो 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल राज्य के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है? तो किसी और अन्य में कौन सी धातु है जो नहीं घुलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा Au। बहुत मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि जो होते हैं ना सोनार, जो बनाते हैं सोना से गहना बनाते हैं, तो वो जैसे कि वो इसका यूज करते हैं। सोना मतलब कि सोना को घुलाने के लिए अम्ल राज्य का, अम्ल राज्य का मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो H2SO4 अम्ल राज्य को। ये बैटरी का अम्ल भी इससे कहा जाता है, अम्ल राज्य भी कहा जाता है। जिससे कि इसका बहुत सारा नाम है, आप सभी को याद कर लीजिएगा, जितना मैं बताया हूँ उसको सभी को याद कर लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है खाद्य पदार्थ वाले कौन स्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है? जस्ता लेप नहीं, क्योंकि तो क्यों चढ़ाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। तो जस्ता जो है ना टीन से अधिक क्रियाशील होता है, तो जब टीन से अधिक क्रियाशील होगा तो जल्दी गर्म हो जाएगा, तो जल्दी गर्म हो जाएगा जस्ता है। तो जस्ता जब जल्दी गर्म हो जाएगा तो वहाँ पर छूने में प्रॉब्लम होगा ना, तो इसीलिए जस्ता का लेप नहीं चढ़ाया जाता है, टीन का लेप चढ़ाया जाता है। टीन थोड़ा सा इससे धीरे गर्म होता है। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर, तो सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? तो यह होता है सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। तो कभी भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी खोएगा तभी धनायन बनाएगा, अगर जो पाएगा तो वो ऋणायन बनाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि तत्व ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 और तत्व बी का 2881 है। तो ए और बी का संयोग से बने यौगिक की प्रकृति कैसी होगी? तो प्रवृत्ति कैसी होगी? तो ये बताना है प्रवृत्ति कैसी होगी। तो देखिए इसके बाहरी में कितना है? तो 6 है, तो ये क्या है? अधातु है। और इसमें बाहर में कितना है? तो 1 है, तो ये क्या है? तो धातु है। 6 है तो ये अधातु के क्यों है? क्योंकि 6 है तो इसको स्थिर होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अस्थिर हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो जब ग्रहण करके अस्थिर हो रहा है तो ये धातु हो जाएगा। और ये यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो त्यागेगा तो क्या हो जाएगा? तो त्यागेगा तो धातु हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो है ना धातु और अधातु अभिक्रिया करके किस प्रवृत्ति वाले यौगिक को बनाएंगे? तो यहाँ पर दिया गया है पहला ऑप्शन आयनिक, दूसरा है सहसंयोजक, तीसरा है उप सहसंयोजक, चौथा है अध्रुवीय। तो कैसा बनाएंगे धातु और अधातु मिल करके? तो ये आयनिक बनाएंगे, तो आयनिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आयनिक इसका उदाहरण हो जाएगा NaCl। तो NaCl कैसा है? आयनिक है, क्योंकि इस पर Na पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है। तो Cl माइनस मतलब ये धातु है, और Na प्लस मतलब ये धातु है, और Cl माइनस अधातु है। इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे। अगर जो नहीं समझ रहे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से दूसरा वीडियो बना दूंगा इसी धातु और अधातु पर। फिर मतलब मेरा क्या है, मतलब कि हमको तो वीडियो बनाना ही है, जिस टॉपिक पर आप लोग बोलेंगे उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। अगर जब को मेरा मोबाइल नंबर चाहिए तो वीडियो को अंत में मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा, अभी डिस्टर्ब ना हो पढ़ाई में, इसीलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि Ag2O, दूसरा ऑप्शन है Ag3N, तीसरा है Ag2S, चौथा ऑप्शन दिया गया है कि AgOH। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Ag2S। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में है ए और बी परमाणु के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब, तो ए और बी परमाणु के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब ए धातु और बी अधातु हो। तो जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ लिए हैं कि आयनिक मतलब कब बनता है? जब आयनिक यौगिक कब बनेगा? जब एक धातु हो उसके बाद अधातु हो। पहले धातु लिखा जाता है और बाद में अधातु लिखा जाता है, इसके बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर जो कहीं भाई Cl और ClN दिया रहेगा Na, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नियम है, जैसे कि नियम है तो याद करना होगा कि पहले धातु रहेगा और बाद में धातु रहेगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ए और बी परमाणु के संयोग से आयनिक बंधन कब बनेगा? जब एक अधातु हो और ए बी दूसरा धातु हो।
चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। तो पीतल किसका उदाहरण है, तो पीतल एक क्या है, धातु है, नहीं है, धातु नहीं है, धातु भी नहीं है, ये मिश्र धातु है। तो पीतल जो होता है ना, ये मिश्र करके बनाया जाता है। दोस्तों इसका भी एक ट्रिक भी है पीतल को याद करने के लिए। पीतल को याद कर लीजिएगा पिताजी से, पिताजी, पिताजी। तो पी से क्या हो जाएगा, तो पीतल हो जाएगा, ता से हो जाएगा तांबा और जी से हो जाएगा जिंक। तो पीतल को किससे बनाया जाता है, तो तांबा और जिंक से बनाया जाता है। तो इस तरह के ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। हम भी इसी ट्रिक से याद किए हैं कि पीतल को किससे बनाया जाता है, तो तांबा और जिंक से बनाया जाता है। और इस जैसे कि याद नहीं रह पाता है कि किससे बनाया जाता है, कभी कांसा याद रह जाता है, कभी कुछ याद आ जाता है कि जैसे कि पीतल को कैसे बनाया जाता है, याद ही नहीं रह पाता है। तो पिताजी याद रखिए, केवल आप लोग पिताजी याद रखिए, आपको आराम से बन जाएगा। पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, जी से हो जाएगा जिंक। तो पिताजी से हो गया, आराम से बन गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अब कौन सा क्वेश्चन होगा, 32 हो गया, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, 32 हुआ है, हाँ हो गया है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है। तो जब आसानी से जब कर देगा ना, तो मान लीजिए कि वो संयोजकता उसका 4 से कम होगा, 4 से कम होगा तभी वो आसानी से करेगा। और जब संयोजकता 4 से कम होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो वो धातु हो जाएगा। धातु कहाँ दिया गया है, तो विद्युत धनात्मक यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह का, जिस तरह से मैं समझा करके बता रहा हूँ, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें इस तरह का समझा करके बताया गया हो। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको इस चैनल पर उस तरह का कंटेंट नहीं दिया जाता है कि आप लोग देख करके आपको अच्छा लगे, कि जिसके आसान आसान क्वेश्चन दिया जाएगा कि हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, तो एच होता है। हीलियम का सूत्र क्या होता है, तो एच ही होता है। इस तरह क्वेश्चन देंगे और पूछेंगे कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो एन होता है। तो इस तरह क्वेश्चन देंगे तो आप एग्जाम तो क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब कि आसानी से एग्जाम पास कर देंगे, लेकिन टॉपर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आपको वो सभी क्वेश्चन पढ़ना है जो आसान भी है और हार्ड भी है। ऐसे ये बात सही है कि ये भी क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है। मैं भी बता रहा हूँ कि मैं 2019 में क्वेश्चन इंटर का परीक्षा दिया था, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, तो जैसे कि हीलियम का सूत्र क्या होता है, तो एच ही होता है। तो इतना आसान क्वेश्चन इंटर में पूछा गया, लेकिन सभी तरह का क्वेश्चन मिला करके रहता है। जैसे कि एक हार्ड हो गया, तो जैसे कि सभी हार्ड रहेगा तो कोई भी पास नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए मिला करके रहता है। जैसे कि 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 50 नंबर के एग्जाम में 30 नंबर रहेगा ऐसा जो सभी स्टूडेंट बना ले, जितने जो मतलब जो नॉर्मल भी पढ़ते हैं ना वो बना ले। उसके बाद 10 ऐसा रहेगा ना जो मॉडरेट लेवल रहेगा, जो थोड़ा सा पढ़ते हैं। उसके बाद 10 रहेगा ऐसे जो टॉपर बनने वाले हैं, उसके लिए 10 रहेगा। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा ना, सभी तरह का क्वेश्चन कराया जाएगा। ये नहीं केवल आसान वाला कराया जाएगा केवल आपको पास कराने के लिए, पास कराने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर टॉपर बनाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा, अगर वीडियो नहीं मिल रहा होगा ना, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक दिया हुआ रहेगा, लिंक पर क्लिक करके आराम से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मोबाइल नंबर देने के लिए बोला था, तो मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, आप लोग आराम से लिख लीजिए 9798। उसके बाद क्या है, तो 89 है। उसके बाद क्या है, तो 32। उसके बाद क्या है, तो ऊपर लिख दूँगा, नीचे लिख दूँ, यहाँ पर 86 है। तो 32 क्या है, तो 86 है, तो 86 है। तो 9798893286 है। आप लोग इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कभी प्रॉब्लम हो तो कुछ भी पूछना हो तो। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।